नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चार बेटियों वाली माँ। माँ, तुम अपना सामान पैक करो और चारों बेटियों के साथ निकल जाओ मेरे घर से। अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। बेटे की यह बात सुनकर बूढ़ी माँ, जिसकी चार चार बेटियाँ थीं, स्तंभ रह गई। आंखों में आंसू भरकर सावित्री जी कहती हैं, बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी चार चार बेटियों को लेकर। एक तुम ही हो तो मेरा एकमात्र सहारा। तुम्हारे अलावा अब मेरा इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर तुम मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे और मैं किस तरह से बेटियों का विवाह करूंगी। सावित्री जी की यह बात सुनकर बहू भागती हुई आकर कहती है, हमने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का। तुम सब गांव के गंवार हो और गंवार के अपने पास रखकर मुझे कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, यह तो मैं ही जानती हूँ। अब नहीं कहूँगी, मैं हाई फाई सोसाइटी में रहती हूँ। मेरी सारी सहेली हाई फाई सोसाइटी की है। तुम लोगों की वजह से मैं उन्हें अपने घर में नहीं बुला पाती। तुम लोगों को देखकर वह लोग मुझ पर हंसती हैं। इसलिए निकल जाओ मेरे घर से। अब मुझे फ्री होकर रहने दो। बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, उसमें पीछे का एक कमरा मुझे दे दो। मैं तो वैसे भी तुम्हारे इतने बड़े घर में नहीं आती हूँ, मेरी बेटियाँ भी नहीं आती हैं। जैसे तुम लोग कहते हो हम उसी तरह से रहते हैं, फिर भी हमें घर से निकाल रहे हो। पिताजी के जाने के बाद एक तुम ही तो हो अपनी बहनों का सहारा। और भूल गए क्या, पिताजी के मरते समय तुमने क्या वादा किया था कि अपनी माँ का ख्याल रखोगे, बहनों की पढ़ाई करवाओगे और उनकी शादी भी करोगे। मुझसे भी यही कह के तुमने गांव की ज़मीन बिकवा दिया था और मुझे और अपनी बहनों को शहर लेकर चले आए थे। उन्हें अच्छे से पढ़ाओगे, लिखाओगे और फिर उनकी शादी करने की जिम्मेदारी भी निभाओगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारे कहने पर गांव का घर और ज़मीन दोनों बेच दी थी कि चलो उसके पिताजी के बाद बड़ा भाई है अपनी बहनों को संभालने के लिए। लेकिन तुम अपनी सारी जिम्मेदारी से पीछा छुड़वाना चाहते हो और तो हम गांव भी वापस नहीं जा पाएंगे। और गांव भी गए तो जाकर क्या करेंगे, ना तो घर बचा है ना जमीन। तभी बहू उनके कमरे में से एक बैग के सारे पैक लेकर के दरवाजे के बाहर फेंकते हुए कहती है, महेश, अब तुम्हारी माँ इस घर में एक दिन भी अपनी बेटियों के साथ रुकी तो समझ लेना मैं इस घर को छोड़ के अपने माई के यहाँ चली जाऊंगी। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम्हारी चार चार बहनें और बुढ़िया माँ को अपने साथ रखूंगी। अगर तुम्हें अपनी बहनों को और माँ को अपने साथ रखना है तो मैं चली अपने मायके और अपने डैडी से कह दूंगी कि अपने दामाद की जगह बिजनेस पार्टनर किसी को और को बना लो। यह बात सुनकर महेश घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं डार्लिंग, मैं ऐसे कैसे तुम मायके चली जाओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो मेरा क्या होगा। महेश भी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि आज वह रिया के डैडी की वजह से ही इतने बड़े बंगले में रह रहा है। उसके बिजनेस में पार्टनर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। यह सारी शान शौकत रिया के पिता की वजह से ही है। अगर रिया मायके चली गई तो उसके डैडी मुझसे रूस हो जाएंगे और मेरा तो सारा ऐशो आराम छीन जाएगा। दरवाजे पर पड़े हुए बैग को उठाकर माँ के हाथ में थमाते हुए महेश कहता है कि
माँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बहू ने क्या कहा है? अभी भी घर की दहलीज पर खड़ी हो, निकल जाओ अपनी बेटियों को लेकर। सावित्री जी की बड़ी बेटी गरिमा, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, कहती है, भैया आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। बचपन में हम सभी लोग साथ में खेले हैं। मुझे तो अपने भाई पर कितना गुमान था, लेकिन आपके व्यवहार को देखकर मन बड़ा ही दुखी हो गया है। मुझे तो था कि पिताजी के जाने के बाद अब हम सबकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। माँ और पिताजी ने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पढ़ाया है। घर के सबसे बड़े बेटे हो तुमसे हम सबको बड़ी उम्मीदें था। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा बंगला जैसा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, खूब सारा पैसा है, तो क्या अपनी बूढ़ी माँ और बहनों को नहीं रख सकते हो? चिल्लाते हुए बहू कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारी अकेली माँ और बेटी होती तो घर के किसी कोने में रख भी लेती। पूरी की पूरी पलटन साथ में लेकर चलती है। तुम्हारी माँ अब 4-4 बेटियों को रखना मेरे बस की बात नहीं है। हमने इधर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो तुम लोगों को अपने इधर रखेंगे और खर्चा भी दे। मेरे मायके में सभी लोग बहुत पैसे वाले हैं। कभी कभार वह हम लोगों से मिलने आते हैं और तुम लोगों के बारे में पूछते हैं तो मुझे बताने में बड़ी ही शर्म आती है। कभी भी मैंने उन लोगों को यह नहीं बताया है कि तुम लोग हमारी ननद हो या यह बुढ़िया हमारी सास है, क्योंकि कहीं भी तुम लोग हमारी स्टेटस में नहीं लगते हो। इसलिए अब तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। यह घर मेरे डैडी का दिया हुआ है। इसमें सिर्फ मेरा पति और मैं रह सकती हूँ। मेरे पिताजी का इतना बड़ा कारोबार है जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। दरअसल रिया को यह चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका पति महेश अपनी माँ और बहन के प्यार की वजह से कहीं पिघल जाए और उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे, शादी ब्याह का खर्चे उठाने के लिए तैयार हो जाए। रिया पहले ही यह प्लान बना लेती है। माँ बेटी को घर से निकालना ही बेहतर है और यह सब करने के लिए वो महेश को भी धमकी देती रहती है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अपने डैडी के बिजनेस से निकलवा दूंगी। महेश को पैसा और शान शौकत बहुत ज़्यादा पसंद था। वह अपनी जिंदगी के ऐशो आराम के लिए माँ और बहन को छोड़ सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी के ऐशो आराम को नहीं छोड़ सकता। थोड़ा बहुत महेश अगर माँ की तरफ खींचता भी तो वह अपने डैडी की धमकी देकर उसे अपनी तरफ कर लेती है। रिया बहुत अच्छी तरह से जानती है महेश को ऐशो आराम की जिंदगी बहुत पसंद है और अपनी बूढ़ी माँ और बहनों की वजह से वह लग्जरी लाइफ कभी नहीं छोड़ेगा। रिया कहती है, माँ जी अभी भी कुछ बचा है क्या? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। भाभी अब आप भी एक शब्द मत बोलिएगा। बहुत बेइज्जती कर ली माँ की, अब कुछ कहा तो मुँह से बुरा कोई नहीं होगा। देखो तो सही तुम्हारी बहन के नखरे, गुरूर तो ऐसा भरा है जैसे कहीं की महारानी हो। महारानी हूँ या नहीं, लेकिन आपकी फालतू की बातें अब नहीं सुनूंगी। जब तक आपके घर में रह रही थी मैंने और मेरी माँ ने बहुत कुछ सहन किया है। तुम्हारे घर के सारे काम भी हम चारों बहनें ही करती थी। मेरी छोटी बहन जिसका अभी बचपन भी नहीं गया था, मात्र 15 साल की ही है, वह भी तुम्हारे पूरे घर की साफ सफाई किया करती थी और मैं पूरा रसोई संभालती थी। माँ तुम्हारे पूरे फूल पौधों में पानी देती थी, कुछ फोकट में नहीं रहती थी। तुम हमें अपने घर में अब इन्हीं कामों के लिए तुम्हें माली रखना पड़ेगा, सफाई वाला रखना पड़ेगा। अब जाकर तुम्हें
हमारी कीमत पता चलेगी। और भैया, आप तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहनों से और तुम्हारी बूढ़ी माँ से इतने सारे काम करवाती थी, लेकिन तुम एक शब्द भी नहीं कहते थे। वैसे भी साथ में रहकर आपने हमारी कौन सी इज्जत की। इससे अच्छा हम इस घर से निकलकर बाहर ही रहेंगे। देख रहे हो, अपनी बहन के तेवर, हाथ में एक पैसा नहीं है, लेकिन अकड़ 7वें आसमान पर है। भाभी, यह अकल नहीं है बल्कि स्वाभिमान है। सावित्री जी बेटी को शांत करते हुए कहती हैं, बेटा शांत हो जा। शहर में आकर बेटा इतना बदल जाएगा, इसकी कभी हमने उम्मीद नहीं की थी। अब बहू तो पराई थी, लेकिन बेटा भी बदल गया है, तो इधर रहकर भी हम क्या ही करेंगे। ठीक है, बेटा तुम्हारे घर से जा रहे हैं। और जाते जाते सावित्री जी बहू से कहती हैं, बहू, तुम्हें जिस पैसे और रुतबे का इतना घमंड है ना, एक दिन देखना मेरी बिटिया तुम्हारा घमंड तोड़ेंगी और वह भी कामयाबी के ऐसे मुकाम को छुएंगी जिसकी कभी तुम्हें उम्मीद भी नहीं की होगी। सावित्री जी की बात सुनकर बहू हंसने लगी और कहती है, हाँ हाँ, क्या आता है तुम्हारी बेटियों को। झाड़ू पोछा करना किसी के घर में जाकर यही कर सकती हैं, और तो और उन्हें कुछ आता नहीं है। झाड़ू पोछा करके बर्तन धोकर अपना गुजारा करेंगी, मेरी बराबरी करने चली हैं। बहू हाथों में सामान पकड़ाकर सावित्री जी और इनकी बेटियों को घर से बाहर धक्का दे देती है और कहती है, पलट कर दोबारा मेरे घर में मत आना। सावित्री जी बेटे की तरफ बड़ी ही आस से देखती हैं। बेटा भी चुपचाप कर सर झुकाकर घर के अंदर चला जाता है। सावित्री जी और उनकी बेटियां भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सबसे ज़्यादा बेटे का मुख दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहना दुखी करता है। बेटे का व्यवहार सावित्री जी को खाए जा रहा है, लेकिन क्या कर सकती हैं। क्या उसे अपनी माँ और बहन दिखाई नहीं दे रही। चारों बेटियों को लेकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी सबसे छोटी बेटी मीही रोने लगती है और कहती है, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। क्या इसी पेड़ के नीचे हमें रहना होगा। बेटी की यह बात सुनकर सावित्री जी चारों बेटियों को गले लगा लेती हैं और हिम्मत देते हुए कहती हैं कि नहीं बेटा, एक दिन हमारा अपना घर भी होगा, हम भी अपने घर में शांत से रहेंगे, सारी सुख सुविधाएं होगी, कोई कमी नहीं होगी। हमारे पास अब कुछ दिनों की मुसीबत है, कुछ ही दिनों की मुसीबत है, हमें इसे पार करना है और सुख दुख सबकी जिंदगी में चलता रहता है। अभी हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, लगता है भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तभी तो 6 महीने बीतने के पहले तुम्हारा पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तुम्हारे भाई ने भी हमें छोड़ दिया। लेकिन यह समय की बात है, समय बीत जाएगा, एक दिन देखना हमारा समय आएगा। इस तरह से अपनी बेटी को सावित्री जी हिम्मत देती हैं। सावित्री जी की हिम्मत की वजह से उनकी बड़ी बेटी गरिमा भी बड़ी ही हिम्मत वाली है। शाम होते होते सबको भूख लगने लगती है। माँ, इधर आसपास मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जब से भैया के पास शहर में आए हैं, भैया हमें कहीं लेकर भी नहीं गए जिसे शहर जाना पहचाना हो। पास में से किसी मंदिर में घंटी की आवाज़ आ रही थी, तो चलो उधर ही चलते हैं, हो सकता है उधर हमें कुछ खाने को मिल जाए। सावित्री जी अपनी बेटियों को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ती हैं। देखा तो मंदिर में भगवान की दया से भंडारा हो रहा था। सावित्री जी बेटियों के साथ भंडारे का भोजन करती हैं और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती हैं कि आज तो मुझे तुम्हारी सत्ता पर पूरा भरोसा हो गया है
कि तुम किसी को भी भूखे नहीं सोने दे सकते हो। 1-2 दिन तो सावित्री जी का मंदिर में यहाँ वहाँ का प्रसाद खाकर निकल जाता है, लेकिन फिर वह अपनी बेटियों से कहती हैं कि बेटा, हम इस तरह से ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, तभी हम पैसे कमा पाएंगे और अपने लिए एक छत ले पाएंगे और मेहनत से ही 2 वक्त का खाना खा पाएंगे। लेकिन माँ, हमारे हाथ में तो एक भी पैसा नहीं है और बिना पैसे के हमें कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अपने कानों के छोटे छोटे कुंडल को उतारते हुए गरिमा के हाथ में देकर सावित्री जी कहती हैं कि बेटा, हम इस सोने के कुंडल को बेच देंगे। वैसे तो मेरा मन इन कुंडल को बेचने का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने बड़े ही मन से मुझे यह दिए थे, लेकिन क्या करें, मेरी बेटियों से ज़्यादा मेरे लिए कुंडल जरूरी नहीं है। पर माँ, हमें तो पता ही नहीं है कि हम उनको कहाँ बेचेंगे। तभी सीढ़ियों के मंदिरों से उतरते हुए एक सेठ सेठानी उन्हें दिखाई देते हैं। सावित्री जी उनके पास जाती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, आप मुझे बड़े ही धनी व्यक्ति लगते हो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप मेरे सोने के कुंडल ले लीजिए, असली सोने के हैं, चाहे तो इनके चेक भी करा सकते हैं और इसके बदले में तुम्हें जितनी भी कीमत अपनी ठीक लगे मुझे दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वह सेठ सेठानी बहुत ही भले दिल के लोग थे। वह पूछते हैं, तुम कुंडल क्यों बेच रही हो? सावित्री जी बोली, बस कुछ मजबूरी है साहब, 4 बेटियों की जिम्मेदारी है, इसलिए बेचने पड़ रहे हैं। इतना कहते कहते सावित्री जी की आंखों में आंसू भर आए हैं। तुम्हारी बेटियां? सेठानी ने पूछा तो सावित्री जी ने सीढ़ियों पर बैठी हुई अपनी 4 बेटियों की तरफ इशारा किया। सेठ जी पूछते हैं कि तुम इन पैसों का क्या करोगी? इसे तो कुछ दिन का ही खर्चा चलेगा। सावित्री जी कहती हैं, मैं सब्जी का ठेला खरीद लूँगी और अपनी बेटियों के साथ मिलकर सब्जी बेचूंगी। सेठ सेठानी सावित्री जी की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। बेचारी 4 बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगी। वह कुंडल खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बदले में उन्हें 30,000 रुपये दे देते हैं। 2 दिन बाद सेठ सेठानी फिर से मंदिर आते हैं और देखते हैं सावित्री जी ने वहीं मंदिर के पास ही एक सब्जी का ठेला लगाया हुआ है, जिस पर सभी ताजी सब्जियां रखी हुई हैं। अपनी बेटियों के साथ सब्जियों को बेच रही हैं। सावित्री जी के ईमानदारी को देखकर सेठ सेठानी उनके पास जाते हैं, जिन्हें देखते ही सावित्री जी कहती हैं, अरे साहब, बताओ अब क्या सब्जी चाहिए? आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है, हम आपको ऐसे ही सब्जी दे देंगे। नहीं नहीं, हम सब्जी लेने नहीं आए हैं, बल्कि तुमसे कुछ कहने आए हैं। अगर तुम्हें बुरा ना मानो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे घर में आकर रह सकती हो। दरअसल हम दोनों पति पत्नी बहुत बड़े घर में अकेले रहते हैं। हमारी कोई संतान नहीं है। शादी को पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। खाली घर काटने को दौड़ता है। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में ना तो कोई बात करने के है, ना कोई अपना। तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग अगर मेरे घर में आकर रहें। सावित्री जी कहती हैं, साहब, मैं बिना कुछ काम धाम के आपके घर में फोकट में नहीं रहूँगी, मगर आपके घर में कुछ काम धाम हो और आप मुझे काम के बदले पैसे देंगे तो मैं आपके घर में रहूँगी। जिसे सुनकर सेठ सेठानी बहुत खुश हो जाते हैं कि सच में सावित्री जी और उनकी बेटियां बहुत ही ईमानदार हैं और स्वाभिमानी हैं। उन्हें मुफ्त में रहने को और खाने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत सारे काम भी है। मेरा रसोइया काम छोड़कर चला गया है। मेरी पत्नी को खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर तुम्हें खाना बनाने का और साफ सफाई का काम आता हो तो मेरे घर में आकर रह सकती हो। बहुत सोच विचारने के बाद सावित्री जी अपनी बेटियों से सलाह मशवरा करती हैं और गरिमा यह निर्णय लेती है कि माँ हमें काम भी मिल रहा है और रहने के लिए छत भी मिल रही है, तो अच्छा है कि हम सेठ जी के घर चलते हैं। काम भी करते रहेंगे और उसके बदले में पैसे भी मिलेंगे। ठीक है सेठ जी, आज तो नहीं, कल से हम आपके घर आ जाएंगे। आप बता देना हमें कहाँ आना है। ठीक है, हम आपको कल खुद ही लेने आएंगे, इधर ही मिलना। हमें इतना कहकर सेठ सेठानी घर के लिए चले गए। तभी मंदिर में सावित्री जी के बहू बेटे भी आते हैं और सावित्री जी की और की चारी बेटियों के साथ सब्जी का ठेला लगाए हुए देखते हैं तो पहले तो बहू ठहाके लगाकर हंसती है, फिर कहती है, मैंने कहा था ना कि तुम माँ बेटी की यही औकात है। या तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करोगी या बर्तन धोओगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद ना थी कि तुम सड़कों पर सब्जी बेचने पड़ेगी। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अपनी किसी सहेली या सोसाइटी मेंबर से नहीं मिलवाया, वरना वह लोग क्या सोचते। और तुम्हें यही शहर मिला था सब्जी के लिए, कुछ तो मेरे बारे में सोच लिया होता। बहू, अगर आज मुझे सब्जी का ठेला लगाना पड़ रहा है तो उसकी जिम्मेदार तुम दोनों ही हो, क्योंकि तुम दोनों के कहने पर ही मैंने गांव की जमीन और घर बेचा था। लेकिन शहर में आकर बेटा इतनी स्वार्थी निकलेगा, इसकी कभी उम्मीद ना थी। अगर गांव में मेरा घर और जमीन होती तो हम उधर वापस चले जाते, लेकिन इन दोनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारा सब कुछ छीन लिया और उसके बाद घर से निकाल दिया। लेकिन एक दिन हमारा समय जरूर बदलेगा। जितना आज मेरा और मेरी बेटियों का मजाक बनाती हो, एक दिन देखना तुम्हारी बराबरी पर मेरी बेटियां खड़ी होकर दिखाएंगी। बहू फिर से हंसते हुए कहती है, क्यों मजाक करती हो माँ जी? सब्जी का ठेला लगाकर तुम्हारी बेटियां मेरी बराबरी करेंगी। जाओ बुढ़िया, मेरे घर के पास से सब्जी का ठेला हटाओ। सब्जी के ठेले से सब्जियों को उठा उठा कर महेश फेंक देता है। गरिमा, मेघा, सुधा सब्जियों को फेंकने से मना करती हैं, लेकिन सब्जियों को फेंककर बहू बेटा कार में बैठकर चले गए। आज सावित्री जी और उनकी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उन सब के दिल में एक ऐसी तमन्ना जाग उठी थी कि अब बस किसी तरह से बड़ा आदमी बनकर दिखाना है, खूब ढेर सारे पैसे कमाने हैं और भाई भाभी को दिखाना है कि पैसे कमाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े हम चारों बहनों को, लेकिन अपनी माँ का सर कभी नहीं झुकने देंगे। माँ, तुम चिंता मत करो। सुबह सुबह मंदिर के पास सावित्री जी अपनी बेटियों के साथ बैठी ही थी कि सेठ सेठानी कार लेकर आ गए और भगवान के दर्शन करने के बाद उन सबको अपने घर ले गए। सच में सेठ जी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में रहने वाले सिर्फ 2 ही सदस्य थे। बाहर की तरफ से एक कमरा बना हुआ था जो कि उनके घर के रसोइयों का था। सावित्री जी बेटियों के साथ उसी घर में रहने लगी। एक दिन सेठानी देखती है कि सावित्री जी की दोनों बड़ी बेटियां घर का सारा काम निपटाने के बाद फटी पुरानी सी किताबों से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। क्या पढ़ रही हो बेटा? कुछ नहीं मैडम जी, यह मेरी पुरानी किताबें हैं। पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन पढ़ाई के बीच में ही छूट गई, इसलिए अपनी पुरानी किताबों को पढ़कर मन बहला लेती हूँ। क्या तुम्हें पढ़ने का शौक़ है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कल से ही हम तुम्हारा किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। तुम्हारा ही क्यों, तुम चारों बहनों का
कॉलेज और स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, आराम से पढ़ाई करना। सेठानी की बात सुनकर चारों बेटियों की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। पढ़ाई की बात आने पर एक बार भी उनकी बेटियां मना नहीं करती हैं। घर के सारे काम धाम करने के बाद सावित्री जी की चारों बेटियां मन लगाकर पढ़ाई करती हैं। गरिमा का LLB करने का सपना था और वह जल्द ही अपने सपनों को पूरा कर लेती है। दूसरे नंबर की बेटी मेघा पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, वह भी पुलिस विभाग के एक अफसर बन जाती है। तीसरे नंबर की बेटी को पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए माँ कहती है उसे अपना बिजनेस करना है और वह एक छोटा सा बुटीक का बिजनेस शुरू करती है और धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लगता है और खूब मुनाफा भी हो जाता है। और छोटी बेटी UPSC की तैयारी कर रही है। इसी तरह करते करते पूरे 10 साल बीत गए। दूसरी तरफ इन 10 सालों में महेश और रिया की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। रिया के पिताजी, जिसके बिजनेस में महेश पार्टनर था, उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। सारा बिजनेस का भार महेश के कंधों पर आ गया था। महेश बिजनेस में पार्टनर जरूर था, लेकिन उसे बिजनेस को चलाने की बारगी का पता ही नहीं था और ना ही उसने कभी उन्हें सीखने की कोशिश की। सिर्फ ऊपरी तौर पर ही वह अपनी पत्नी के पिता का साथ देता रहा। धीरे धीरे उसके बिजनेस में घाटा होता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा बिजनेस बिकने की कगार पर आ गया। आज वही दिन है, पूरे शहर में हल्ला है कि राय साहब के बिजनेस की बोली लगने वाली है। करोड़ों रुपए की बोली लगेगी। बोली लगने का एक निश्चित समय तक तय किया गया था। शहर का एक बहुत बड़ा हाल है जहां पर महेश और रिया बैठे हुए हैं। पिता के बिजनेस को टूटते हुए और बिकते हुए देखकर रिया को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, उन लोगों के पास बिजनेस को बचाने के लिए इतना पैसा ही नहीं है जो वह फिर से खड़ा कर सके। अब बेचेंगे तो नहीं तो भी बर्बाद ही हो जाएंगे। पूरा घर बार बेचने के बाद भी वह अपने बिजनेस को बचा नहीं पाए। बिजनेस को बचाने के चक्कर में रिया और महेश को अपना घर भी बेचना पड़ा। सारे जेवर बेच दिए, लेकिन फिर भी बिजनेस को नहीं बचा पाए। अंत में एक छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट लेकर उसमें दोनों रह रहे हैं। पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ है। अलग अलग लोग बोलियां लगा रहे हैं। बोली 1 करोड़ से शुरू होती है, तभी दूसरा व्यक्ति 1 करोड़ 20 लाख बोल देता है। फिर बीच में से एक व्यक्ति और उठता है और जो 1 करोड़ 50 लाख की बोली लगाता है। 1 करोड़ 50 लाख पर बात डन होने ही वाली थी, तभी पीछे बैठे हुए एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो 2 करोड़ की बोली लगाती है। 2 करोड़ की बात सुनकर पीछे पलटकर सभी लोग देखने लगते हैं कि कौन है वह बिजनेस वाले जो 2 करोड़ की खरीदने के लिए तैयार है। पीछे गरिमा अपनी माँ के साथ बैठी हुई है, जिसने 2 करोड़ की बोली लगा दी। 2 करोड़ पर बात डन हो जाती है। बाद में स्टेज पर मैट्रिक की पूरी करने के लिए लड़की को बुलाया जाता है। लड़की अपने साथ अपनी माँ को भी लेकर आई है। दोनों लोग स्टेज पर आते हैं और सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। अरे, यह तो हमारे शहर की बहुत बड़ी वकील गरिमा है और साथ में उनकी माँ सावित्री जी हैं। यह सुनकर महेश और रिया दोनों के गौर से देखते हैं, क्योंकि दोनों के चेहरे की रंगत बदल गई थी और माँ जब पहले उसके पास रहती थी तो एकदम से दुबली पतली थी, सूती साड़ी पहन कर रहती थी, लेकिन आज उन्होंने सिल्क की महंगी साड़ी पहनी हुई थी। बेटे ने माँ को स्टेज पर देखा। गले में एक बड़ी मोटी सी सोने की चैन पहनी है, हाथ में घड़ी बांधी है। पास में ही नीले रंग का सलवार सूट पहने उसकी बहन गरिमा खड़ी है, जिसे देखकर बहू बेटे
दोनों के होश उड़ गए। वह कैसे हो सकता है? महेश के हाथ पर चींटी काटते हुए उसकी पत्नी कहती है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या यह वही बुढ़िया है जिसने मैंने घर से धक्के मार कर निकाला था, या कोई और है? अरे यह तो मेरी माँ और बहन ही है जिसने हमारा डूबता हुआ बिजनेस खरीदा है। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। तभी स्टेज पर महेश को बुलाया जाता है। सामने अपने बेटे बहू को देखकर सावित्री जी और उनकी बेटी भी चौंक जाती है। थोड़ी ही देर में सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद महेश बिजनेस के सारे कागजात गरिमा को हैंड ओवर कर देता है। तभी गरिमा का ड्राइवर आता है और कहता है, मैम साहब चलिए, बाहर कार खड़ी हुई है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। शहर में सबसे बड़े डॉक्टर का केस आपके पास आया है, वह तभी आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद गरिमा का हाथ पकड़कर कार के पास ले जाने लगती है सावित्री जी, और उनकी बेटी के पास इतना सारा पैसा और रुतबा देखकर बहू रिया के तो होश ही उड़ गए। सब्जी का ठेला लगाने वाली बुढ़िया कितने आगे बढ़ गई, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज आंखों के सामने जो देखा वह भी सच है। तभी बहू कहती है, अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारी माँ बहन के पास इतना सारा पैसा है, जाओ मेरे पिताजी के डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए उनके आगे हाथ पैर जोड़ो, पैसे मांगो और मेरे पिताजी के बिजनेस को फिर से उठाओ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? रिया, बहुत साल पहले उन्हें घर से धक्के मार कर निकाल दिया था, अब किस मुंह से उनके पास जाऊंगा? क्यों? आज तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा है तो क्या अपने बेटे की मदद नहीं करेंगी? तुम उनके बेटे हो, जब तुम्हें रोता गिड़गिड़ाता हुआ देखेंगी तो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी, उनका दिल पिघल जाएगा। भागे भागे बहू बेटे उनके पास आते हैं और कहते हैं, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। घड़ियाली आंसू निकालते हुए रिया भी कहती है, माँ जी माफ कर दो, अपने बेटे को कितना परेशान है। भाभी की यह बात सुनकर गरिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहती है, अच्छा भाभी, जब आप लोगों ने हमें घर से धक्के मार कर निकाला था तब हम भी परेशान थे, आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की थी, तो आज हमसे आपकी मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हो? और भाभी, तुम्हें तो अपने पैसों का बहुत घमंड था, आज कहाँ गया तुम्हारा पैसा और घमंड? जहाँ मुझसे बात करना तक तुम्हें गवारा नहीं था, आज मेरे सामने हाथ जोड़कर पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही हो। तभी सावित्री जी बेटे को गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, बेटा तुम्हारे घर जाते वक्त मैंने कहा था ना, समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है। माना कि एक दिन मेरी बेटियां तुम्हारे बराबर खड़ी हो करके दिखाएंगी, और आज देखो मेरी बेटियां तुमसे बहुत आगे निकल गई हैं। तुम्हें अपने पैसों का और अपने स्टेटस का बहुत ज़्यादा घमंड था, तो देखो मेरी बेटियों के चर्चे हैं, सभी लोग गर्व के साथ यह बताते हैं कि यह देखो सावित्री जी की जिनकी 4 बेटियां हैं, बड़ी बेटी शहर की सबसे बड़ी वकील है, दूसरे नंबर की बेटी पुलिस ऑफिसर है, और तीसरे नंबर की बेटी मेघा का शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, और चौथे नंबर की बेटी का तो आज ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है, वह पास हो गई है और वह भी पुलिस अफसर बन जाएगी। जब लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो फक्र से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मेरी बेटियां मेरी शान है। यह सुनकर रिया आग बबूला हो जाती है। मन में सोचती है, मैं तो समझ रही थी कि इसकी एक ही बेटी वकील बनी है, बाकी तो ऐसे ही होंगी, लेकिन इसकी तो 4 बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी अफसर बन गई है। जलन के मारे रिया जली पूरी जा रही थी। महेश कहता है, माँ
अगर वह चारों आपकी बेटियां हैं तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ। आप आज आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है तो क्या मदद नहीं करोगी? कौन सी मदद? कौन सी मदद? तुम्हारे जैसे बेटा होने से तो अच्छा है कि मुझे एक और बेटी होती तो भला होता। मुझे नहीं चाहिए था तुम्हारे जैसा स्वार्थी और लालची बेटा, जिसे पैसों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, ना तो अपनी माँ और ना ही अपनी बहन, बस अपनी पत्नी के कहने पर चलता है। तुमने कभी अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया और मुझे फर्ज का ज्ञान दे रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, इसकी लिस्ट अगर निकाल के दे दूं तो गिनतियां करते रह जाओगे। इसलिए हट जाओ मेरे रास्ते से। जिस माँ का सब्जियां बेचने में भी तुम्हें गंवारा नहीं था, कभी यह चिंता नहीं किया कि माँ को घर से निकाल दिया तो क्या खाएगी, बाहर अनजान शहर में कैसे रहेगी। इसलिए अब मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना और बहुत ध्यान रखना, कभी भी पैसों का घमंड मत करना, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चलता। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। तभी एक और लंबी सी गाड़ी आती है जिसमें सावित्री जी के तीनों बेटियां उतरकर बाहर निकलती हैं। तीनों कहती हैं, माँ जल्दी से मंदिर में चलो, मैंने मंदिर में दान करने के लिए सब कुछ खरीद लिया है, बस आपको अपने हाथ से वह सारा सामान दान करना है। आज मेरी चारों बेटियां इतनी आगे बढ़ गई हैं कि इतनी तरक्की कर ली है, और देखो हमारी छुटकी ने भी यूपीएससी क्लियर कर लिया है, अब वह भी पुलिस अफसर बन जाएगी। सावित्री जी सलाम देकर अपनी छोटी बेटी को गले से लगा लेती है। इस सास और ननद के ठाठ को देखकर रिया के पसीने छूट रहे हैं। उस दिन तो याद कर रही है जिस दिन उसने इन पांचों को घर से निकाला था, और आज देखो सभी कितने बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित पर पा गई हैं। सावित्री जी की चारों बेटियां के साथ कार में बैठकर मंदिर निकल पड़ती हैं। बेटे बहू की तरफ पलट कर भी नहीं देखती हैं। सावित्री जी को चारों बेटियों ने मिलकर शहर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया है, जहाँ पर अब वह रहती हैं, और अपने साथ मदद करने वाले सेठ सेठानी को भी रखती हैं, क्योंकि उन दोनों ने सावित्री जी और उनकी बेटियों के साथ जो किया है इतना तो अपने भी नहीं करते। बहुत सारे एहसान थे उनके। उन लोगों को बुढ़ापा में अकेले छोड़ना सावित्री जी ने सही नहीं समझा। अपने घर ले आई और इनकी ठीक ठाक से देखभाल करती हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।